हर गुरुवार की तरह आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम ऐसे खास मेहमान से जिन्हें 25 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा चौड़ा अनुभव है बाजार का और नेशनल और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स में काम कर चुके हैं। दो बड़े हेज फंड्स में काम करने का अनुभव है। जी हाँ, केडियानोमिक्स के फाउंडर और सीईओ सुशील केडिया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। केडिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। लगातार बड़ी इवेंट के पहले और बड़ी इवेंट के बाद बाजार ने तय कर रखा है कि मुझे ऊपर ही जाना है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं, हाईस पर हाई बन रहे हैं और अभी जब हम आपका स्वागत कर रहे हैं तभी निफ्टी ने और सेंसेक्स ने इस वक्त नया हाई बनाया है। कैसी दिख रही है बाजार की चाल? क्या वाकई में ओवरबॉट है, बड़े करेक्शन के लिए तैयार हैं, या फिर वो वाला मामला है अंबुजा सीमेंट वाला, ये दीवार टूटती क्यों नहीं, ये मार्केट गिरता क्यों नहीं? तो अनिल जी, आप क्या ना ऐसे भी बड़े उदार हृदय हैं और इतना लंबा चौड़ा आप जो प्यार भरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसको सुन के ये याद आती है। जी। चाहे बाजार में इंसान को 3 साल हुए हो चाहे 30 साल, बाजार हर रोज कुछ नया करके हमेशा एक चुनौती बना रहेगा। और कितना ही अच्छा और कितना मजावा पुराना बैट्समैन हो, अगली बॉल को ध्यान से खेलना पड़ेगा। सही बात है। तो हम पिछली बॉल को निफ्टी बैंक निफ्टी को खेलने में हिट विकेट हो गए। हम्म। जो सेल सिग्नल थे वो फेल हो गए हमारे। अब क्या करें? हम्म। हमने बड़ा आत्ममंथन किया कि इंडेक्स की मूवमेंट दो चीजों से गवर्न होती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स की मूवमेंट और उनका आपस में कोवेरियंस। तो मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं, हम अपनी गलती को पकड़ रहे कहा हमने की और उससे बचने के लिए आगे हम क्या करें। तो पिछले 15 दिन में आप देखोगे, दो ट्रेडिंग डेज ऐसे जहां निफ्टी की मैक्सिमम रिटर्न 2 दिन में आ गई, बाकी सब साइडवेज मोशन है। तो को वेरिएंसेस को स्टॉक्स के कंप्रेस करके मार्केट के सेंटीमेंट का लेवल ऊपर हो गया। पर अब मैं इसके अंदर में कि भाई रॉन्ग हो गए और निफ्टी ब्रेकआउट दे दिया है, तो मैं आंख बंद करके सारे स्टॉक्स ले लूं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि आईएक्स जैसे जो कांड हो गए, और आईएक्स की चार्ट लगता है 60 रुपए तक गिरता चला जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं, लॉन्ग टर्म टॉप हो गया। तो हम करें तो क्या करें? तो दो तरह की सिचुएशन जहां पैसा बन सकता है, और फोरकास्टिंग करके पैसा जहां बन सके वो फोरकास्ट में करो, जहां फोरकास्टिंग असंभव हो गई उसको छोड़ दो। तो एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी को तुक्का मारने वाली फोरकास्टिंग करेंगे, और सौदे कहां करेंगे? अगर टाटा मोटर्स में 25% का करेक्शन आके उसने रिवर्सल दे दिया और वो बिल्कुल न्यू हाई की तरफ वापस भागेगा, तो मैं निफ्टी के अंदर में 26,200 पे रेजिस्टेंस है कि 300 पे है, उस बहस में पड़ने की बजाय यहां से टाटा मोटर्स में 25-30% कमाने के लिए दांव लगाऊंगा। अगर भेल में सब्सटेंशियल करेक्शन आने के बाद अब भेल यहां से पागल तेजी का घोड़ा होगा, तो इस डर को दिमाग से निकाल के कि भाई निफ्टी में पहले तो रॉन्ग हो गए, अब 26,200 का अगला रेजिस्टेंस है, तो भाई ज्यादा जगह तो बची नहीं है, तो मैं भेल क्यों लूं? 30% अगर मेरे को यहां से भेल में मिलेगा, तो निफ्टी का रेजिस्टेंस चाहे जहां भी हो, हम लार्ज कैप्स में भेल को लेंगे। पर अगर डीवीज लैब में रिवर्सल आ जाता है, हाई पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के बेच देंगे। अपोलो हॉस्पिटल में हाई पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगा के बेच देंगे। शॉर्ट सेलिंग के अंदर अनिल ऐसे भी देखिए 2200 ट्रेडेबल स्टॉक्स है, 5,000 ट्रेडेबल स्टॉक्स नहीं है, जिसमें से 180 स्टॉक्स में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है आम आदमी के लिए। तो शॉर्ट सेलिंग के तो ऐसे भी मौके कम है, और एक तरफा सस्टेनेबल बुल मार्केट में 10-12% के करेक्शन मिलेंगे। शॉर्ट सेलिंग के कैंडिडेट्स पे 1 मिनट बाद चलते हैं। अब इस बाजार में जो मजेदार बात क्या हो रही है, अब 3-4 महीने पहले डिफेंस से निकल जाते हैं, रेलवे से निकल जाते हैं, पीएसयू से निकल जाते हैं, तो सबकी भ्रिकुटी तन गई, भैया क्या बोल रहा है। सब में 30-30% करेक्शन हो गया, और अब फ्रेश बाइंग सिग्नल्स आ रहे हैं। 2-3 दिन में जरा घर से बैठ के आराम से आपको देख रहा था कि देखने का मौका ज्यादा मिलता है जब आदमी घर से काम करे, तबीयत ठीक नहीं थी। आपने ठीक पकड़े, रेलवे के अंदर जो बाई आ गए, 50 से 70% की मूवमेंट, मोस्ट ऑफ द रेलवे स्टॉक्स में रिवर्सल और ब्रेकआउट आ गया। अब अगर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहां से 50-50% बढ़ जाएंगे, तो मैं निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस कहा है उसके लिए दुखी नहीं होने वाला। अगर इंजीनियरिंग के स्टॉक्स में, कहा हमने खूब मलाई पिछले 1.5 साल में खाई और 3 महीने से बिल्कुल आउट बैठे थे, तो अक्रॉस द बोर्ड अगर 40-50% तक की तेजी के सिग्नल्स आ रहे हैं, तो निफ्टी के अगले रेजिस्टेंस को देख के हम नहीं रुकेंगे, जो लेना है क्रॉस द बोर्ड ले लो। पर एट द सेम टाइम, जस्ट बिकॉज फेड ने रेट रिडक्शन कर दिया, और इसलिए खाली एमबीए की और सीए की डिग्री के दम पे जो लोग आके बोलते हैं फार्मा ले लो,
उनका हम सामना करेंगे। फार्मा के A to Z स्टॉक में सेल सिग्नल है, और अगर एमएनसी स्टॉक्स में दबा के वापस से बाइंग करने का टाइम आया छोटे वाले में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान लीवर पे जो हमारा व्यू है 2900 वाले में 100 रुपए से ज्यादा बढ़ने की जगह नहीं और 1000 रुपए वापस घट जाएगा। तो बहुत अलग अलग स्टॉक्स और अलग अलग सेक्टर्स अलग अलग काम कर रहे हैं, और ये जो विरोधाभास इस वक्त है कि भाई क्या पता निफ्टी में 1000 पॉइंट का 1500 पॉइंट का करेक्शन आ जाए, तो फिर उस डर में ये सारे स्टॉक्स कैसे ले ले, तो उसका आंसर ये है कि जिन स्टॉक्स में 50% बढ़ने की जगह है, अगर वो 4% घटेंगे तो हमें दुख नहीं है, कोई वो नॉर्मल इन्वेस्टिंग है। तो 4% निफ्टी घट जाएगी तो निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए आठ खड़ी हो जाएगी। तो ये जो बी ग्रुप के स्टॉक्स 50% बढ़ने वाले, हमने 40-50 स्टॉक्स की लिस्ट लास्ट 10 दिन में अपने क्लाइंट्स के साथ डिस्कस की और एक एक करके सब में बाई आ रहे हैं। मीडिया के स्टॉक्स में आज हिंदुस्तान मीडिया वेंचर्स में सवेरे ब्रेकआउट आ गया। तो कैश के स्टॉक्स में 4-5% की गुंजाइश कुछ भी नहीं है, पर निफ्टी में 5% बहुत भारी पड़ सकता है। आईएक्स में 30% घट जाएगा या कोई लार्ज कैप में घट जाएगा तो भारी पड़ सकता है। तो अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग काम करवा रहे हैं अनिल जी हम। यहाँ से इंडेक्स के बजाय स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रख लेना ज़्यादा ठीक होगा। फिर भी क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी सेक्टर खरीदने या कोई भी स्टॉक खरीदने बेचने के पहले लोग बाजार का मूड माहौल तो देखना चाहते ही हैं। अब 2-3 दिनों से एक चीज़ और ये भी हो रही कि मिड कैप स्मॉल कैप के इंडेक्स उतने मजबूत नहीं दिख रहे हैं जितने लार्ज कैप्स दिख रहे हैं। तो क्या ये कुछ इंडिकेशन कर रहा है कि जो करेक्शन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आ रहा है उससे सावधान रहें, या फिर दिग्गजों को देख के ये भी चल पड़ेंगे? अनिल जी बहुत खूबसूरत सवाल है ये, और बाजार की चुनौती उससे भी ज्यादा खूबसूरत बनी हुई है। देखिए, ये संभव है कि जो इंडिसेस की कंस्ट्रक्शन है अभी तक की, मिड कैप की और स्मॉल कैप की, और मार्केट ने अपने परफॉर्मेंस और रिवॉर्ड्स को जिस तरह के मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाला हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में इन दोनों इंडाइसेस की भी, मिड कैप और स्मॉल कैप की, सीरियस रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ जाए। उन इंडेक्सेस को और उन पे बने हुए इंडिकेटर्स को देख के तो हमें भी डर लग रहा है कि भैया स्मॉल कैप में तो तगड़ा करेक्शन आना चाहिए। तो हमने ये फैसला किया अपने लिए, बाकी लोग अपना डिसाइड कर लें, कि शेयर मार्केट में आने का मकसद ज्ञानी होना नहीं है, ज्ञानी होने के बावजूद पैसे कमाना हमारा मकसद है। तो एक बार ज्ञान को ताक पे रख के जो चल रहा है उस पे चढ़ेंगे, जहां पैटर्न्स उस पे चढ़ेंगे। बाजार इस वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण ऐसे पैटर्न्स बना रहा है कि इंटेलिजेंट आदमी के लिए दुख ही दुख है यहाँ पे, पर मोमेंटम के साथ जो चल जाएगा वो चार पैसे उठा के ले जाएगा। तो मुझे थोड़ी सी आजादी दीजिए अनिल जी, मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट फटाफट आपको सुनाऊं। एक मिनट इतने सारे सुशील जी, stocks सुशील जी, हैं, सुशील जी, सुशील जी, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। आपने जो ये बात कही ना, इस पे बात आ गई। आपने कहा कि इंटेलिजेंट आदमी के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण बाजार है ये। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, पिछले 2 साल में, और ये मैं अक्रॉस हर वीकेंड, आपको पता है मैं ट्रैवल करता हूँ, कहीं न कहीं किसी न किसी शहर में होता हूँ, वहाँ कॉन्फ्रेंसेज होती है, इन्वेस्टर से डायरेक्टली मिलता हूँ, बात कम। पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा पैसे उन लोगों ने बनाए जिन्हें आमतौर पर कम समझदार माना जाता है, और जो डेढ़ होशियार मार्केट के लोग हैं, जो मार्केट को टाइम करने में रह गए, ये सोचने में रह गए कि ये इवेंट में ऐसा हो जाएगा, उसमें इलेक्शन में ये हो जाएगा, बजट में ये हो जाएगा, फेड में ये हो जाएगा, वो रहेगा। और जो बाकी कम समझदार लोग, वो किसी पे भी भरोसा करते हो, जिस पे भी करता हूँ करके कि भाई बोला है, नहीं बेचना है, रखना है, उनके अपने आप शेयर के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो ज़्यादा समझदार लोग हैं उनके लिए मार्केट ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। जी सर, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें।